हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस पर डिस्कस करा था। तो एक बार ओरली एक बार थोड़ा सा बेसिक ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने कल पढ़ा था। कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कल मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब अगर किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम हो गया तो उसका उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तीसरी चीज़ जो पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी नेचर ऑफ मटेरियल पे, मतलब हम किस मटेरियल का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। फोर्थ पढ़ा था हमने टेम्परेचर पे। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो कल हमने ये इतना डिस्कस करा था। तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, ये सेकंड इक्वेशन मान ली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंबाइन करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया मेरे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको इक्वल टू में बदलेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो ये आएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। दिस इज रो, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की कितनी क्षमता से वो कितनी स्ट्रोंगली वो अपोज कर पा रहा है करंट के फ्लो को। हाउ स्ट्रोंगली इट अपोज द करंट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो वो था जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, बट रेजिस्टिविटी डिफाइन करेगी वो कितना स्ट्रोंगली उस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो दिस इज रो एंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो हम फॉर्मूला से ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो मेरे पास आएगी RA अपॉन में L, राइट। कल मैंने रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी ओम, दिस इज ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की होती है मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो मीटर यहाँ पे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास बचा ओम मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत से न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इसके स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। बात आई समझ में? अब देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब तक टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा तभी ये लो वैलिड है। ठीक है, समझ में आया? अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये लो वैलिड नहीं रहेगा वहाँ पे, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही करेगा काम। जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तभी ये वैलिड रहेगा लो। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट को हम I से नोट करते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा V इज इक्वल टू IR, दिस इज रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। न्यूमेरिकल पर्पज से भी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। इससे बहुत मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे अपने।
तो समझ में आया, V इजिकल टू आई आर फॉर्मूला ओम्स लॉ से ड्राइव करा हमने। उसके बाद आता है ओमिक डिवाइसेस क्या होती है। ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, उनको बोलते हैं ओबे ओम्स लॉ। उन डिवाइसेस को बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। दूसरा नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। बात आई समझ में। जो डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करेगी वो ओमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगी वो नॉन ओमिक डिवाइस। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम VI ग्राफ पढ़ेंगे, IV ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का उनकी डेरिवेशन के साथ करेंगे। बहुत आराम से करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।